हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटस एडू सब। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू इन जेईई एडवांस। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पीवाईक्यू का क्वेश्चन लास्ट कितने ईयर का करना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन हाईएस्ट क्वालिटी का है, चाहे वो 90s में पूछा गया हो, 2001 में पूछा गया हो, 2005 में पूछा गया हो या रिसेंट ईयर में पूछा गया हो, आप उन सारे क्वेश्चंस को करो जो हाईएस्ट क्वालिटी के हैं। डू ऑल द हाईएस्ट क्वालिटी क्वेश्चन, दैट इज बेस्ट मटेरियल आउट देयर। आईआईटी के अंदर जो जनरली क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, और एक एडवर्स कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन कहने का मतलब है कि एग्जाम का प्रेशर है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है, और उस कंडीशन में ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को कैसे कूल वे में हैंडल किया जाए वो बहुत ज्यादा मदद करेगा जब आप प्रैक्टिस करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस हैं वो भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली साउंड क्वेश्चंस हैं, और किसी पर्टिकुलर चैप्टर के टॉपिक का क्वेश्चन अदर चैप्टर के भी टॉपिक क्वेश्चन को कूल वे में जेईई एडवांस एग्जाम में हैंडल कर सकते हैं। यह चैप्टर लिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अगर मैं यह क्वेश्चन देखूं जो प्रीवियसली पूछा गया है, द कंडक्टेंस ऑफ ए 0.0015 m aqueous solution of a weak monobasic acid was determined by using a conductivity cell consisting of platinized platinum electrode. The distance between the electrode is 120 centimeter with an area of cross section of 1 centimeter square. The conductance of this solution was found to be 5 into 10 raised minus 7. The pH of the solution is 4. The value of limiting molar conductivity of this weak monobasic acid in aqueous solution is Z into 10 raised minus 2 S per centimeter per mole. The value of Z is. सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें आप। यहां पर आपको जो पूछा गया है वो लेमडा नॉट एम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछा गया है, और जो डेटा गिवन है अगर मैं देखूं तो कंसंट्रेशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड, कोई भी मोनोबेसिक वीक एसिड की बात कर रहा हूं, इसका कंसंट्रेशन मान लो H है, मोनोबेसिक वीक एसिड है, और इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ 0.0015 यानी 15 इंटू 10 रेज माइनस 4 इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। आपको लेमडा नॉट एम पूछा जा रहा है, और मुझे लेमडा एम का वैल्यू भी नहीं पता है, मगर इसको डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू दे रखा है C का कंडक्टेंस का 5 इंटू 10 रेज माइनस 7 एंड L का वैल्यू 120 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन वैल्यू से हम लोग K डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि K इक्वल टू क्या होता है C इंटू L बाय A, और यहां से K के वैल्यू को डिटरमाइन करके हम लोग लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी K इंटू 1000 बाय मोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और अगर आप लेमडा एम डिटरमाइन कर सकते हो तो अल्फा इक्वल टू हम लोग जानते हैं लेमडा एम बाय लेमडा नॉट एम। यहां पर दो अननोन है, अल्फा एंड लेमडा नॉट एम, और लेमडा नॉट एम हमें डिटरमाइन करना, और अल्फा का वैल्यू भी नहीं पता है। मगर आप यहां पर देख सकते हो कि पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 4, यानी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि HA एसिड पार्शियली डिसोसिएटेड इन H प्लस एंड A माइनस, और अगर इसका कंसंट्रेशन C है तो ये C1 माइनस अल्फा, C अल्फा एंड C अल्फा, एंड C अल्फा का वैल्यू दे रखा है। अगर pH 4 है तो H प्लस कंसंट्रेशन इज 10 रेज माइनस 4,
और यहां पर से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग 10⁻⁻⁴ लेते हैं तो आप देख सकते हो कि यह C अल्फा के बराबर होगा। तो यहां पर से अल्फा का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेते हैं, यहां पर दो अननोन है और मुझे लेमडा नॉट एम निकालना है, अल्फा का वैल्यू क्योंकि कंसेंट्रेशन दिया हुआ है और अल्फा का वैल्यू निकाल के यहां पर पुट कर देते हैं और लेमडा नॉट एम लेमडा एम आपने यहां से डिटरमाइन कर लिया है तो लेमडा नॉट एम डिटरमाइंड हो जाएगा। अगर इसकी सॉल्यूशन को देखें हम लोग यहां पे तो वही जो मैंने के का वैल्यू आप निकाल ले, यहां से के का वैल्यू आ गया, फिर आप लेमडा एम का वैल्यू को डिटरमाइन कर लेते हो और अल्फा इक्वल टू बोला था मैंने लेमडा एम इक्वल टू लेमडा नॉट एम, ये वैल्यू आपने कर लिया। बट यहां पर अल्फा भी अननोन है, लेमडा नॉट एम भी अननोन है, तो आप अल्फा का वैल्यू H प्लस इक्वल टू, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि H प्लस इक्वल टू C अल्फा, तो यहां पर से हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं और इक्वेट कर लेते हैं और इक्वेट करने के बाद Z का वैल्यू 6 आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया था, किसका? आयनिक इक्विलिब्रियम का। तो देख सकते हो कि यह क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक आसान क्वेश्चन, एक इजी एप्लीकेशन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम और जिसको अप्लाई किया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी जो कॉन्सेप्ट में आपको सारे डेटा दिए हुए और आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं यहां पर देख सकते हो आप कि दो कॉन्सेप्ट को मिक्स किया गया है और आप उस समय इंस्टेंट इजीली आप रिलेट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, उस पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिपेंड करता है। और अगर आप देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखते तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फॉर द फॉलोइंग शेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल शेल दिया हुआ है Zn SO4 Cu SO4 Cu, when the concentration of Zn2+ is 10 times the concentration of Cu2+, the expression delta G is, यानी इसमें डेल्टा जी आपसे पूछा जा रहा है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ इज 10 टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+, यह दिया हुआ है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ इज 10 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+, द एक्सप्रेशन डेल्टा जी, डेल्टा जी इक्वल टू हम लोग जानते हैं डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT log Q। और अगर इसको आप देखो तो यहां पर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू प्लस आ जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। और डेल्टा जी, अगर मैं डेल्टा जी नॉट की बात करूं तो यह हो जाएगा -NF E नॉट प्लस 2.303 RT। और जो सेल रिएक्शन है आपका log Q, और log Q रिएक्शन कोसेंट की जगह सेल रिएक्शन है आपका Zn सॉलिड Cu2+ एक्वस Zn2+ एक्वस प्लस Cu सॉलिड। और अगर आप इससे रिएक्शन कोसेंट निकालो Zn2+ कॉन्सेंट्रेशन बाय Cu2+ कॉन्सेंट्रेशन, और आपको पता है Zn2+ और Cu2+ का रिलेशन, और यहां से आप Q का वैल्यू पुट कर लोगे, E नॉट का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ सेल का 1.1, N का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है तो N का वैल्यू 2 पुट कर दिया और वहां से डेल्टा जी निकल गया। अगर आप इसके सॉल्यूशन को देखो तो एज इट इज किया गया है, 10 टाइम्स है, Q के वैल्यू की जगह इसको पुट किया गया है एंड ये वैल्यू फाइंड आउट कर लिया गया है। और बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को निकाला गया, एक सिंपल रिलेशन डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का थर्मोडायनेमिक्स से और बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल शेल का एक सेल रिएक्शन दे रखा है। और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि कितना आसान क्वेश्चन था यहां पे। अगला क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, Mg सॉलिड Mg2+ equals Cu2+ in copper solid, anodic reaction and cathodic reaction. The standard EMF of the cell E naught shell जो आपको दे रखा है 2.7, E naught shell दे रखा है 2.7,
when the concentration of Mg2 plus 2xm, अगर यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2 प्लस xm कर दिया जाए तो इसका ई शेल बदल जाता है। ई शेल कितना हो जाता है? 2.67 वोल्ट। और इसका ई नॉट शेल ये दिया हुआ है। अगर कॉन्सेंट्रेशन इसका 1m है, 1m स्टार्टिंग में इनिशियली, तो आप जानते हो ई शेल इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस 2.303 RT बाय NF log एनोडिक कंसेंट्रेशन Zn2 प्लस बाय कैथोडिक कंसेंट्रेशन Cu2 प्लस, और दोनों का कंसेंट्रेशन 1 है, तो स्टार्टिंग में ई सेल 1, तो log 1 का वैल्यू 0, तो ई शेल इक्वल टू ई नॉट शेल। कब? जब इसका कंसेंट्रेशन 1m था और इसका भी कंसेंट्रेशन 1m था। बट लेटर आपने क्या किया कि Mg2 प्लस का, ये Zn2 प्लस नहीं होगा, Mg2 प्लस, Mg2 प्लस का कंसेंट्रेशन, एनोडिक कंसेंट्रेशन इज Mg2 प्लस, तो Mg2 प्लस का कंसेंट्रेशन आप चेंज करके 1m से आपने कर दिया xm, 1m से चेंज करके कर दिया आपने xm। एनोडिक concentration is Mg2 plus and cathodic concentration is Cu2 plus। Initially Mg2 plus is 1m and Cu2 plus is 1m, और यहां पर से log 1 का वैल्यू 0 हो जाता, तो E शेल इक्वल टू E नॉट शेल। ये हम लोग बात कर रहे हैं इनिशियली। बट जैसे ही आप Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आप चेंज करते हो 1m से xm, तो नो डाउट E शेल बदल जाएगा। तो जो नया E शेल आएगा उसका वैल्यू, E शेल का वैल्यू 2.67 है, और वहां पर, और ई नॉट शेल का वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो, तो वहां से पुट करके जो वैल्यू आएगा वहां पे अगर देख सकते हो यहां पर, तो आप देख सकते हो कि ये ln(x), यही रेशियो पूछा जा रहा है आपसे। कब? व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू निकालना है आपको जब Mg2 प्लस का निकाला गया यहां पर। अब आ जाए अगर आप यहां पे इस पॉइंट पे कि यहां पर क्या आया, यहां पर आपका आ रहा है Mg2 प्लस Cu2 प्लस, और ई शेल आपका चेंज हो गया 2.67। अब पहले ये इसका ई नॉट शेल 2.7 है x, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन x और इसका कॉन्सेंट्रेशन 1, आपने इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, तो xy1 इक्वल टू x, आपने ये वैल्यू पुट किया। RT क्योंकि ln लिया तो 2.303 नहीं होगा, RT n का वैल्यू 2 मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 2 मोल का गेन हो रहा है। x का वैल्यू यहां से निकाल लिया और x का वैल्यू आया 10। ये स्ट्रेट क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दो तो ये स्ट्रेट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और इलेक्ट्रोकेमिकल शेल का। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, कंसीडर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल AAN, यानी A सॉलिड कन्वर्टेड इनटू AN प्लस, एन इलेक्ट्रॉन, एनोडिक रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन। अगर मैं बात करूं यहां पे तो B2N प्लस B सॉलिड, दैट इज 2N इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल अगर हम इसको बैलेंस करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो गया, तो ओवरऑल रिएक्शन हो गया 2A सॉलिड सेल रिएक्शन, B2N प्लस 2AN प्लस प्लस B सॉलिड। अब द वैल्यू ऑफ H0 फॉर द सेल रिएक्शन इज ट्वाइस दैट ऑफ डेल्टा G0 एट 300 केल्विन, यानी डेल्टा H0 का वैल्यू ट्वाइस है डेल्टा G0 के। द EMF ऑफ द सेल इज 0, द S0 ऑफ द सेल रिएक्शन पर मोल B4 एट 300 केल्विन, यानी तुमसे स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज पूछा जा रहा है पर मोल ऑफ बी फॉर्म, पर मोल ऑफ बी फॉर्म के लिए डेल्टा S0 पूछा जा रहा है इस रिएक्शन का, क्योंकि पर मोल यहां पर पर मोल B0 बी फॉर्म हो रहा है,
इसका डेल्टा एस आपसे पूछा जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, 2m 1m ई शेल इक्वल टू क्या दे रखा है, ई सेल इक्वल टू आपका 0 दे रखा है, यानी ई सेल इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस 2.303 nRT बाय NF log Q, और कैथोडिक एनोडिक बाय कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन से आप यहां पर वैल्यू पुट कर लोगे और ये वैल्यू आपका 0, तो यहां से ई नॉट शेल निकल जाएगा। ई नॉट शेल निकालने से आपको एक चीज पता चलेगा कि आप डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हो, क्योंकि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू द माइनस NF ई नॉट सेल। आपसे डिमांड क्या किया गया, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो आपसे डिमांड किया गया डेल्टा एस नॉट का, और हम लोग जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, और डेल्टा जी नॉट और डेल्टा एच नॉट के बीच एक रिलेशन ऑलरेडी है। अगर आप देखो यहां ध्यान से, तो डेल्टा एच नॉट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा जी नॉट, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल्टा एच नॉट इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा जी नॉट, और डेल्टा जी नॉट आपने ई नॉट शेल से यहां से निकाल के पुट कर दिया, तो डेल्टा जी नॉट का भी वैल्यू आ जाता है। तो यहां से आपने क्या किया, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकाल लिया, और जब आप डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकालते हो तो डेल्टा जी नॉट के वैल्यू से डेल्टा एच नॉट का ट्वाइस होगा, और ये रिलेशन लगाते हो आप डेल्टा एच नॉट इक्वल टू डेल्टा एस नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट बाई टी, एंड दिस वैल्यू फाइंड। तो यहां पर एक बेसिक रिलेशन था थर्मोडायनेमिक्स का इलेक्ट्रो के साथ, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, और डेल्टा जी नॉट का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो रिलेशन था माइनस NF ई नॉट शेल, और ई नॉट शेल निकालने के लिए सारा डेटा वहां गिवन था। तो देखो आपकी यहां पर भी बहुत बेसिक रिलेशन को का थर्मोडायनेमिक्स को जोड़ा गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन ग्राफ के लेमडा एम कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है अंडर रूट सी का, पर इसमें CMC यानी क्रिटिकल मिसेस कॉन्सेंट्रेशन को अप्लाई किया गया, कहीं ना कहीं सरफेस केमिस्ट्री के थोड़े कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व किया गया है। और आप जहां तक देख पा रहे हो, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ के जो स्ट्रेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से था, उसके अलावा कहीं ना कहीं, यही मैं बात आपको स्टार्टिंग में समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस किसी एक चैप्टर के पर्टिकुलर सब टॉपिक में दूसरे चैप्टर के सब टॉपिक को मिक्स करके क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली थोड़ा साउंड किया जाता है। तो यहां पर भी देखें तो आप सरफेस केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है CMC क्रिटिकल मिसेस कॉन्सेंट्रेशन, और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके लेमडा एम और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ आपसे पूछा गया है। आप जानते हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का रिलेशन आप जानते हो लेमडा एम इक्वल टू लेमडा नॉट एम बी अंडर रूट सी, यानी कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो लेमडा एम घटेगा। तो आप देख सकते हो कि यहां भी घट रहा है, यहां भी घट रहा है, मगर यहां बढ़ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि यहां पे बढ़ रहा है। ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है, मगर इन तीनों में कौन आंसर है ये देख ले आप। एक CMC क्रिटिकल मिसेस कॉन्सेंट्रेशन, आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओ, लेमडा एम घटता जाएगा, और एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद व्हाट इज CMC, जिस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद मिसेल्स फॉर्म हो जाए, मिसेल्स मतलब क्या, एक एसोसिएशन हो जाता है इसके पार्टिकल का, एनायन का, जो इसका एनायन है उसका एक एसोसिएशन हो जाएगा, और एक कोलाइडल सॉल्यूशन यहां पर बनाता है, वो मिसेल्स फॉर्म होता है। तो मिसेल्स जैसे फॉर्म होगा तो आयन एक साथ आएंगे, तो आयंस के नंबर ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाएंगे। तो पहले तो ये डिक्रीज करेगा, मगर जब मिसेल्स फॉर्म हो जाएंगे तो उसके बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन तेजी से फॉल होगा और ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगा। तो यही एक ग्राफ है जिसमें पहले वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से घटता है, और मिसेल्स फॉर्मेशन के बाद नंबर ऑफ एनायंस सडनली डिक्रीज करते हैं, ड्रास्टिकली डिक्रीज करते हैं, तो वहां पर एक सडन फॉल होगा इसके लेमडा एम में। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा।
अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये एक फ्यूल सेल है, H2 हाफ O2 H2O, फ्यूल सेल का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। द वर्क डिवाइस फॉर द सेल ऑन द कंजप्शन ऑफ 1 into 10⁻³ 3 mole of H2 gas is used to compress 1 mole of monatomic ideal gas in a thermally insulated container. What is change in temperature of the ideal gas? Values given है, the standard reduction potential given reaction का दे रखा है। तो यहां पर अगर हम देखें तो आप देख रहे हो बार बार कि क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कहीं ना कहीं थर्मो इन्वॉल्व है या आयनिक इन्वॉल्व है। इस क्वेश्चन में भी आपसे यहां पर जो एनर्जी आउटपुट आ रहा है उसको यूज किया जा रहा है मोनो गैस को थर्मली कंप्रेस करने में, और उस क्योंकि थर्मली इंसुलेटेड है तो जब आप उसको कंप्रेस करोगे तो वहां पर टेम्परेचर चेंज होगा, और कंप्रेस करने के लिए आप वर्क कंप्रेस करो तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हो, तो वो वर्क के लिए जो एनर्जी आ रहा है वो इस फ्यूल सेल के से आपको दिया जा रहा है, जिसको आप यूज करोगे कंप्रेस करने में मोनोटोमिक आइडियल गैस को। यहां पर अगर हम बात करें तो फ्यूल सेल का रिएक्शन दे रखा है। आप सबसे पहले इसका डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, W यूजफुल, जो यूजफुल वर्क यहां पर डेल्टा जी नॉट, और ये जो आएगा वो आएगा -NF E नॉट, और E नॉट आप यहां से डिटरमाइन कर सकते हो, ये पर मोल के लिए होता है, डेल्टा जी नॉट पर मोल के लिए बात कर रहे हैं, और यहां पर आप कितने मोल हाइड्रोजन से यानी फ्यूल शेल से 1 into 10⁻, तो ये माइनस यहां पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का। अगर चेंज देखो तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, इसको बैलेंस करोगे तो आप अगर देख सकते हो यहां पर, तो बैलेंस करने के बाद यहां पर ये 2 मोल N का चेंज आ रहा है, E नॉट का वैल्यू लिख दिया F, मगर ये 1 मोल के लिए था, और आपको जो फ्यूल शेल में यूज कर रहे हैं कितना मोल हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, इतना 1 into 10⁻3, तो आप जब इसको 1 into 10⁻3 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहां पर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू ये आता है, और ये यूजफुल वर्क में। मगर एक चीज इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दे तो इसकी जो इफिशियंसी है वो सिर्फ 70% ही है, यानी जितना आप वहां पर डेल्टा जी नॉट निकाल रहे हो उसका सिर्फ 70% ही उसको यूज कर पा रहे हैं। तो जो W आ रहा है, जितना आपका वैल्यू आया उसका 70%, और ये आ रहा है इतना जूल। अब इस वर्क को यूज करोगे वर्क डन ऑन द सिस्टम टू कंप्रेस मोनो एटॉमिक गैस, मोनोटोमिक गैस को कंप्रेस करने के लिए वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी इंसुलेटेड है तो हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, फिर भी वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हो, और वो जो वर्क के लिए एनर्जी चाहिए वो यहां से ले रहे हो आप, कहां से, फ्यूल सेल से, उसको आपने अप्लाई किया W इक्वल टू डेल्टा यू एन सी भी डेल्टा टी, और यहां से डेल्टा टी निकाल लिया, कितने टेम्परेचर का चेंज होता है ये वैल्यू आपका आ गया। तो इस क्वेश्चन में फ्यूल सेल में जो एनर्जी है 70% इफिशिएंट एनर्जी को यूज करते हो मोनोएटॉमिक गैस को कंप्रेस करने में जो थर्मली इंसुलेटेड है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं, सम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन आर गिवन बिलो, वैल्यू दे रखा है सारे का, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब X2 प्लस Y2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन, X2 प्लस हम लोग किसी भी आयन को Pb2 प्लस Ni2 प्लस Cd2 प्लस और F2 प्लस, किसी को भी X2 प्लस और Y2 प्लस हम लोग लेंगे यहां पर। द मेटल रॉड X एंड Y आर इंसर्टेड एट 298 केल्विन कनेक्टेड by the conducting wire. This resulted in dissolution of X. The correct combination of X and Y separately, sorry respectively, is oblique R. More than one है, is oblique R. एक सबसे पहले यहां पर X का ध्यान दो, डिसोल्यूशन हो रहा है, यानी X सॉलिड कन्वर्टेड इनटू X2 प्लस, तभी तो उसका
हम लोग बात करें डिसोल्यूशन हो रहा है, तो X सॉलिड कन्वर्टेड इनटू X2 प्लस, तो ऑब्वियसली है कि Y2 प्लस इक्वस कन्वर्टेड इनटू Y सॉलिड, यानी इसका डिसोल्यूशन हो रहा था, इसका मतलब कि ये आयंस के फॉर्म में जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका क्या होगा, रिडक्शन। और अगर इसका ई सेल की बात करें तो ई नॉट सेल माइनस 2.303 nRT NF log concentration of X2 plus by concentration of Y2 plus। अब ये वैल्यू को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, n का वैल्यू 2 मोल का लॉस या गेन हो रहा है, टेम्परेचर ऑलरेडी गिवन 298 केल्विन एंड r का वैल्यू दिया होता है, ये पूरी आ जाएगा 0.06 के आसपास, यानी ई शेल इक्वल टू ई नॉट शेल, ई शेल इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस 0.06 किसका वैल्यू 2.303 nRT, सॉरी RT नॉट nRT, RT बाय NF। तो n यहां पर 2 मोल है और 2.303 RT बाय F का वैल्यू ऑलमोस्ट आता 0.0591, तो इसको 0.06 ले सकते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेट में। तो यहां पर 0.06 और n का वैल्यू कितना आ रहा है 2 log X2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.001, यानी 10⁻³ और ये 10⁻⁻1, यानी 10⁻³ और 10⁻⁻1। इसको ले आओ तो ई शेल इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस 0.06 बाय 2, इसको ले आप आगे तो प्लस और ये इंटू 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो ई शेल इक्वल टू ई नॉट शेल माइनस प्लस 0.06। और अगर ये सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा है, वर्क कर रहा है, तो इसका ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तभी इसका डेल्टा जी निगेटिव होगा। दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो मुझे चेक करना पड़ेगा सारे कॉम्बिनेशन को कि किसमें ई सेल पॉजिटिव आता है। और अगर आप इन सारे वैल्यूज को देख रहे हो अगर, तो आप देख सकते हो यहां पे कि सारे ई सेल के कॉम ए, यहां पर ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर ये ग्रेटर देन 0 तो प्लस, तो 0 ग्रेटर देन 0 और ये भी पॉजिटिव है, तो ई सेल पॉजिटिव आ जाएगा, यानी ये सेल वर्किंग है। यानी इसमें किसका किसका वैल्यू लिए होंगे, यहां पर पहला ऑप्शन निकेल कैथोड कैडमियम एनोड, और इसके वैल्यू को निकेल और कैडमियम के वैल्यू को यहां पर लिया गया है। और निकेल और कैडमियम के वैल्यू से हम लोग देख सकते हैं यहां पर कि इस पार्ट में ई नॉट शेल कितना आ रहा है, ई नॉट शेल आ रहा है ग्रेटर देन 0 और ये ग्रेटर देन 0 प्लस पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आता है। इसका पॉजिटिव आने के साथ ही डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा और वो सेल रिएक्शन पॉसिबल है। उसी तरह अगर बी ऑप्शन को देखूं तो बी ऑप्शन में मेरा क्या था, किसका कॉम्बिनेशन था बी ऑप्शन में, कैडमियम और आयरन, कैथोडिक पार्ट और एनोडिक पार्ट। इसके भी वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। अब पुट करके देखते हैं कि ई नॉट शेल 0.04 आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, मगर 0.04 इससे छोटा है तो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगा। 0.04 0.06 से छोटा है तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल सेल पॉजिटिव हो जाएगा। सेल अगर यहां पर देखें तो ये फिर से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करेगा। बी ऑप्शन ऑल्सो पॉसिबल। यहां पर सी ऑप्शन में देखें ई सेल ग्रेटर देन 0, फिर से ई सेल ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ई सेल पॉजिटिव हो गया, यानी डेल्टा जी निगेटिव, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, यानी ये सेल रिएक्शन पॉसिबल है, यानी सी ऑप्शन भी हो जाएगा। यहां पर अगर देखें तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो निगेटिव 0.20, ये निगेटिव 0.20 और ये पॉजिटिव 0.06। तो आप देख सकते हो कि यहां पर निगेटिव वाला पार्ट बड़ा और पॉजिटिव वाला पार्ट, यानी ई सेल निगेटिव आ गया, और ई सेल अगर निगेटिव आ जाएगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है।
तो यानी कहने का मतलब कि जब ई सेल पॉजिटिव आ गया और डेल्टा जी निगेटिव हो गया तो यानी ये सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इसमें आप देख सकते हो कि यह प्रीवियस आईटी का क्वेश्चन है, थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, मिक्सअप किया गया अदर चैप्टर के टॉपिक को। मैक्सिमम क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट स्ट्रेट, इसमें सीधा सीधी पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन स्ट्रेट दिया गया। इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया, थर्मो का डेल्टा जी अगर निगेटिव होता तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और डेल्टा जी पॉजिटिव होता तो सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का। यहां से आंसर आ गया एबीसी और ये सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, ये क्वेश्चन देखें, द रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ यहां पर आपसे, इसका रिडक्शन एसआरपी दिया हुआ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका दिया हुआ, इसका दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है MnO4 माइनस से Mn इसका एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। आसानी से देख सकते हो यहां पर क्या चेंज हो रहा है। MnO4 माइनस किस में गया, MnO2 में, MnO2 किस में गया, Mn2 प्लस में, और Mn2 प्लस किस में गया, Mn में। यहां पर अगर आप चेंज देखो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यानी यहां पर n का वैल्यू 7 आ जाएगा, यहां पर +4 है तो n का वैल्यू यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर +4 +2 तो n का वैल्यू 2, और यहां पर भी n का वैल्यू 2। और आपको इसका E0 पूछा गया है। आपको पता है ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग को बदलना पड़ता है एक्सटेंसिव में, और एक्सटेंसिव के सम को, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2 और ये स्टेप 3, डायरेक्ट ये तीनों स्टेप के इसका E0 दे रखा है, इसका E0 दिया हुआ है 1.68, इसका E0 दे रखा है 1.21, और इसका E0 दे रखा है -1.03 वोल्ट, और इसका भी E0 दे रखा वोल्ट। क्या डायरेक्टली इसका E0 हम लोग बोल सकते हैं E01, E02, E03, और ये E0 है, क्या हम लोग डायरेक्टली E01 प्लस E02 प्लस E03 ऐड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग किसको ऐड कर सकते हैं यहां पर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो डेल्टा G0 इक्वल टू -NF E0। तो यहां पर हम लोग डेल्टा G0 1, डेल्टा G0 2 और डेल्टा G0 3, इन सबको ऐड करके इसका डेल्टा G0 निकालेंगे, और इसका डेल्टा G0 होगा -NF E0, और इन सबको सम करके F टर्म कट जाएगा सब में, N का वैल्यू आप सबका पता है, आप इसको पुट करोगे, अगर आप पुट करोगे तो यहां से आपका X का वैल्यू निकल जाएगा, यानी E0 इसका निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि सीधा एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये भी आप बात सोचने की यहां पर जरूरत है कि ये जो एक साइकोलॉजी होता है कि जे एडवांस का क्वेश्चन है तो बहुत डिफिकल्ट होगा। देख सकते हो भाई, आप आराम से देख सकते हो यहां पे कि ये क्वेश्चन सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन था, और यहां पर सिंपली इसको ऐड करके इसका E0 निकालना था, कोई मिक्सअप कॉन्सेप्ट नहीं था। तो आप ऐसा साइकोलॉजी लेके नहीं चलना कि अगर जे एडवांस का क्वेश्चन है तो बहुत डिफिकल्टी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और आप इस क्वेश्चन को देख के सोच सकते हो। तो आसान क्वेश्चन, ऐसा नहीं दिमाग में कि सारे क्वेश्चंस जे एडवांस के खतरनाक होते हैं, कैसे होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत साल ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए तो सीधा आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 जेईई एडवांस में पूछा गया था, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का। मैं आपको एक बात बता दूं कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। ये 12th बोर्ड में नहीं है, जेईई मेन में नहीं है। इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस में आते हैं। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का ये क्वेश्चन है, पहले इसको क्वेश्चन को समझते हैं। द aqueous solution of X is added slowly in aqueous solution of Y.
यानी x को स्लोली ऐड कर रहे हो आप y में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कंडक्टोमेट्रिक टाइटेशन में। कंडक्शन आयन के थ्रू होता है, और यहां पर यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस इलेक्ट्रोलाइट को किस में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग उसके कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का हम लोग वेरिएशन देखते हैं। अब x को ऐड किया जा रहा y में, 4 PYQ PQRS एंड 1 2 3 1 to 1 मैच है। इसके ऑप्शन इस साल दिए हुए थे, आपको 1 to 1 मैच करना। अब इसमें समझना क्या, मैं पहला एग्जांपल यहां पर लेता हूं इसका, कि आपका Y जो है वो वीक एसिड है, और इसमें जो आप बेस डाल रहे हो वो भी वीक बेस है, और आप जानते हो कि वीक एसिड और वीक बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, ये बहुत वीकली डिसोसिएटेड होता है। तो सबसे पहले मैं इस पार्ट को, पी के एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप देखोगे यहां पर पी के एग्जाम्पल को, CS3 COOH ये Y है, और इसमें X जो आप ऐड कर रहे हो, अगर आप देखो जो X ऐड कर रहे हो ये है C2H5 होल ट्राइस N। Y सॉल्यूशन में ऑलरेडी था, बहुत पार्शियली डिसोसिएट है, बहुत इसके पास कम नंबर ऑफ आयंस होंगे, बट जैसे आप बेस को इसमें डालते हो तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, और सॉल्ट जो होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होता है। तो जैसे जैसे आप इसको इसमें ऐड करोगे तो सॉल्ट फॉर्म होगा, और अगर सॉल्ट फॉर्म होता है तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे तो आपका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी आपका इंक्रीज कर जाता है। तो जैसे जैसे इस बेस को इस एसिड में ऐड करते जाओगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होता जाएगा और कंडक्टिविटी इंक्रीज करता जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें यहां पर, अगर देख सकते हैं यहां पर ग्राफ में, यहां पे कि कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ Y, सॉरी X को ऐड कर रहे हो, तो जैसे इसको ऐड करोगे तो इसमें नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, क्योंकि सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा, और उसके बाद जब ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो फिर आप इसको ऐड करो। एक्वस मीडियम में इसको ऐड करने के बाद भी इसका वीक बेस है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निग्लिजिबल होगा। तो जब ये पूरा टाइट्रेट कर जाएगा तो ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो उसके बाद इसको ऐड करो तो नंबर ऑफ आयंस इतने कम मिलेंगे कि कंडक्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि सॉल्ट फॉर्मेशन होने के चलते शुरू में ये इंक्रीज करेगा और फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर इसका ऑप्शन देखो तो X को जब आप ऐड कर रहे हो तो कंडक्टिविटी शुरू में इंक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज एंड देन डज नॉट चेंज मच, यानी उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक बेस का, टाइट्रेशन के बाद जब ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो वीक बेस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। अगले पार्ट को देखते हैं यहां पर, KI एडेड इन AgNO3। अगर यहां पर देखें KI एडेड इन AgNO3, यानी तुम्हारे पास अगर मैं इनिशियली बोलूं तो ये आयंस थे Ag प्लस और NO3 माइनस। जब आप इसको किसको ऐड कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं यहां पर X को ऐड कर रहे हैं, और KI आपका X है। तो आप जब X को ऐड करते हो Y में तो यहां पर क्या हुआ, AgI प्रेसिपिटेट बन गया, और बन गया क्या, प्लस KNO3। यानी आप अगर देखो तो पहले जो कंडक्शन हो रहा था आपके सॉल्यूशन में जो आयन था Ag प्लस और NO3 माइनस, और जब इसको ऐड करते हो तो ये तो ऑलरेडी प्रेसिपिटेट हो जाता, तो अब कंडक्शन हो रहा है K प्लस और NO3 माइनस। यानी अगर आप आयंस के नंबर्स को देखो तो कोई चेंज नहीं हो रहा, Ag प्लस घट रहा है और K प्लस बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ आयंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ Ag प्लस घट रहा है और K प्लस बढ़ रहा है। और दूसरी बात कि ऑलमोस्ट K प्लस और Ag प्लस का
जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो देन दैट केस हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि जब तक आप इसको इसमें ऐड करते जा रहे हो तो नंबर ऑफ आयंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि एक तरफ Ag प्लस घट रहा है और रिएक्शन के बाद एक तरफ K प्लस बढ़ रहा है। तो यहां पर जब तक आप इसको ऐड करके ये टोटल कंज्यूम नहीं हो जाता है तो नंबर ऑफ आयंस में चेंज नहीं होता है, और Ag प्लस और K प्लस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑलमोस्ट सेम होता है, तो कंडक्टिविटी में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता। बट जब ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो फिर अब अगर आप Ki ऐड करते हो तो आपके पास K प्लस और I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो शुरू में तो कोई चेंज नहीं आएगा जब तक आप पूरा रिएक्ट ना कर दो, उसके बाद भी अगर आप इसको ऐड करते रहोगे तो K प्लस और I माइनस बढ़ेगा, और K प्लस और I माइनस बढ़ने के चलते उसका मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी उसका इंक्रीज करेगा। तो शुरू में वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा और बाद में वो इंक्रीज करेगा। तो इसके ऑप्शंस अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में कंडक्टिविटी डज नॉट चेंज, P का C था, कंडक्टिविटी डज नॉट चेंज मच एंड देन इंक्रीजेज। किसका? इस वाले का, कि शुरू में कंडक्टिविटी ज्यादा चेंज नहीं करता, फिर बाद में Ki ऐड करते हो तो इंक्रीज करते हो। तो अगर देखो तो P का क्या हो गया 3 हो गया, Q का क्या हो गया 4। नेक्स्ट पे आते हैं, यहां पर ये आपका Y है और ये आपका X है, यानी KOH में आप इसको ऐड कर रहे हो। KOH में आप किसको ऐड कर रहे हो? KOH में आप CS3COOH को ऐड कर रहे हो। यानी शुरू में जो आपका कंडक्टिविटी था K प्लस और OH माइनस के चलते थे, जब आप इसको ऐड करते हो तो यहां पर बनता है CS3CO माइनस K प्लस प्लस वाटर। अब देखो यहां पर OH माइनस घट रहा है क्योंकि कंडक्शन K प्लस और OH माइनस के साथ पहले स्टार्टिंग में हो रहा था। अब इसके ऐड करने से आपका H प्लस और OH वाटर बना दिया और OH का कंसंट्रेशन घटने लगा और एसीटेट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। अगर मैं वैल्यू की बात करूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं, तो इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है एसीटेट आयन से। यानी हाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को आप घटा रहे हो और लो मोलर कंडक्टिविटी वाले को आप बढ़ा रहे हो। तो इससे क्या होगा कि कंडक्टेंस आपका घटेगा, क्योंकि हाई कंडक्टिव, पहले अगर मैं इनिशियली बोलूं तो आपके पास K प्लस एंड OH माइनस था, तो हाई कंडक्टिविटी वाले को आप घटा रहे हो और लो कंडक्टिविटी वाले को आप बढ़ा रहे हो। तो देन दैट केस इस जैसे जैसे आप इसको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद इसका कंडक्टिविटी घटेगा, क्योंकि हाई कंडक्टिविटी को आप घटा रहे हो और लो कंडक्टिविटी वाले को बढ़ा रहे हो। तो शुरू में इसका कंडक्टिविटी घटेगा, कंडक्टिविटी की अगर हम बात करो तो यह घटेगा शुरू में। जब यह पूरा कंज्यूम हो जाएगा, इससे पूरा रिएक्ट कर जाएगा, उसके बाद आप इसको ऐड करो तो आपको पता कि वीकली डिसोसिएटेड और इससे कम नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे, और आयंस कम मिलेगा, निग्लिजिबल आयंस मिलेगा, तो कंडक्टिविटी भी निग्लिजिबल चेंज होगा। तो पहले ये घटेगा और फिर ऑलमोस्ट ये कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं, कंडक्टिविटी, इसके ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो पहले ये घटेगा, यानी इसका कंडक्टिविटी पहले डिक्रीज करेगा, फिर डज नॉट चेंज मच, क्योंकि बाद में जो आपके पास ऐड हो रहा है इसके पूरे रिएक्शन के बाद, इसको भी आप फिर भी ऐड कर रहे हो तो इसके नंबर ऑफ आयंस बहुत कम मिलते हैं, तो ऑलमोस्ट कंडक्टिविटी कांस्टेंट आ जाता है, या डज नॉट चेंज मच कहते हैं हम लोग। तो अगर मैं R की बात करूं तो R का अगर आप देख पा रहे हो तो कंडक्टिविटी पहले डिक्रीज करेगा, फिर डज नॉट चेंज मच, तो R का 2 हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, NaOH एडेड इन HI। NaOHY है, अगर मैं देख पाऊं तो फिर से मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है किसको किस में ऐड कर रहे हो। HIY है और NaOHX है, HIY है और HI ये X है और HIY है। यानी इनिशियली ये था और आप इसको ऐड कर रहे हो, यानी यहां पर क्या H प्लस और I माइनस, यानी अगर मैं इसको ऐड नहीं करूं तो कंडक्शन H प्लस और I माइनस के थ्रू हो रहा है, और जब आप इसको ऐड करते हो तो ये बन जाता है NaI प्लस H2O। यानी
आई माइनस तो एज इट इज रह गया। पहले कंडक्शन H प्लस और I माइनस के थ्रू हो रहा था, अब कंडक्शन अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी तो Na प्लस और I माइनस, यानी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन घट रहा और Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा जब आप NaOH को यहां ऐड करते हो। तो इसका मतलब यह है कि H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन घटने से और Na प्लस के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से कंडक्टिविटी में चेंज आएगा। एंड हम लोग जानते हैं कि H प्लस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है किसी भी अदर केटायन से। तो आप सोच सकते हो इतने हाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाले को आप घटा रहे हो और लो मोलर कंडक्टिविटी वाले को आप बढ़ा रहे हो। तो इसका मतलब कि हाई जिसके थ्रू हाई कंडक्शन हो रहा था इसके ऐड होने से वो घट रहा है और लो कंडक्शन वाला बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि शुरू में वो घटेगा उसका कंडक्टिविटी, क्योंकि हाई कंडक्शन वाले को आप घटा रहे हो, लो कंडक्शन वाले को बढ़ा रहे हो। शुरू में ये घटेगा और जब ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा उसके बाद भी आप इसको ऐड कर रहे हो, यानी फिर भी ये पूरा रिएक्ट कर गया, HI पूरा कंज्यूम कर, फिर भी आप NaOH को ऐड कर रहे हो, तो यानी Na प्लस और OH माइनस यानी आयंस के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो। तो आयंस का कंसंट्रेशन, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये नहीं कह सकते कि डज नॉट चेंज मच, यहां पर ये चेंज होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और जैसे ऐड करोगे नंबर ऑफ आयंस काफी मिलेंगे। तो आप कह सकते हो पहले ये घटेगा और उसके बाद जब इसको ऐड करते हो तो ये फिर बढ़ेगा। आपने इतने सारे क्वेश्चंस देखे और आपको मैं बता सकता हूं ये मैक्सिमम क्वेश्चन रिसेंट 5 to 7 ईयर के हैं, 2016 ऑनवर्ड के ये क्वेश्चन है। और आप देखें अगर क्वेश्चन को कि एक जो आप स्टार्टिंग में एक कॉन्सेप्ट बना के चले होगे, जब इस चीज को जब मैं स्टार्ट कर रहा था कि क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट आते हैं जेईई एडवांस में, यहां पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें कॉन्सेप्चुअली साउंड पार्ट यही था कि कहीं ना कहीं उस क्वेश्चंस के उस चैप्टर के टॉपिक में अदर चैप्टर के भी टॉपिक को मिक्स किया गया है और दोनों कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहां पर ध्यान से सुनो कि क्वेश्चन यहां पर जेईई एडवांस में बहुत डिफिकल्ट आते हैं। मैं प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू के बहुत सारे ईयर के क्वेश्चंस का बात कर रहा हूं 90 से लेकर अभी तक, और रिसेंट अगर मैं 10 ईयर की बात करूं तो क्वेश्चन टेक्निकली कॉन्सेप्चुअली साउंड आते हैं, इतने कैलकुलेटिव और डिफिकल्ट नहीं आता अगर कुछ साल के क्वेश्चंस को छोड़ दो। तो अगर आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हो हर चैप्टर का जाके तो आपको पता चलता है कि कैसे कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को आराम से हम लोग एक कूल वे में आने वाले जेईई एडवांस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एडवर्स कंडीशन मतलब कि जब आप कंफर्टेबल नहीं हो एग्जामिनेशन हॉल में, उस एडवर्स कंडीशन में भी आप आराम से कर सकते हो। पीवाईक्यू करना चाहिए, जितने भी लास्ट 90s के हो या किसी भी ईयर के क्वेश्चन, अगर वो हाई क्वालिटी के क्वेश्चन है पीवाईक्यू के तो आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू करने से आपको एक बात का पता चलता है कि कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को जो आईटी जेईई एडवांस जैसे एग्जाम में आता है उसको कैसे हम लोग स्मूथली हैंडल कर सके। थैंक यू। इसके साथ ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट हाई क्वालिटी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू।